हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारे क्लास 10th में जो केमिस्ट्री चल रही है। और केमिस्ट्री में मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो स्टार्ट किया है, इसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और इसका आज मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ, पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं और इसे पढ़ने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। दैट्स वाई मैंने इसे 2 पार्ट में क्या किया है बेटा, डिवाइड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस प्यारे से सेशन को, इस प्यारी सी वीडियो को। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ भाई हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में, ताकि जो भी बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पर, उन्हें हमारे चैनल की जानकारी हो जाए। बात कुछ ऐसी है भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स में यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में है ना बेटा, आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल से अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ना ही कोई कोर्स परचेस करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हम प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन 5 स्टेट में से किसी भी स्टेट से हैं, आप हमारे चैनल से स्टडी कर सकते हैं। और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? भैया यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, दिल्ली, क्योंकि हम ये 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं। क्लियर? इसी के साथ साथ सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में होता है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल में लेकर चलती हूं और आपके सारे डाउट्स यहां सॉल्व करते हैं हम। अब बात आती है कि मैम ठीक है, हमें आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है, पर आप हमें एक चीज़ और बताइए कि अगर हमें आपके नोट्स चाहिए हो तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? बेटा उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाना है और ई नोट्स और ई बुक आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को मेरे द्वारा, जहाँ मैं आपको धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जो है वो पढ़ाना शुरू करती हूँ। इसे पढ़ाने के पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं भाई, हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल भी है। वे बच्चे जो इंग्लिश में इन सबकी स्टडी करना चाहते हैं बेटा, आप हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल से ये पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले तो आपको जैसे ही NCERT में आप इस पूरे सेक्शन में जाओगे तो आपको एक छोटी सी कहानी मिलेगी। निम्नलिखित धातुओं के नमूने यहाँ पर एकत्रित करने को कहा जा रहा है, जिसमें क्या है भैया, एल्यूमिनियम है, जिसमें क्या है तो जिसमें कॉपर है, और क्या है बेटा, तो और इसी के साथ यहाँ पर आयरन भी बोल रहे हैं। ये सब क्या है, धातुएं हैं, मेटल्स है। लेड बोल रहे हैं, ओके भैया, सीसा होगा, मैग्नीशियम है बेटा, जिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया, जिंक भी हो जाएगा, और क्या है बेटा, सोडियम यानी कि Na भी हो जाएगा। हमें जैसा जैसा बोला जा रहा है हम वैसा वैसा करेंगे। हमसे बोल रहे हैं कि कुछ जो धातुएं हो उनके नमूने को एकत्रित कीजिए, जिसमें हमें ऑलरेडी वो धातुओं के नाम देकर रखे हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सब शामिल हैं। अब मैं एक चीज यहाँ से और आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस पूरे पार्ट में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, और वो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि सक्रियता श्रेणी। क्या होता है बेटा कि सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, रिएक्ट नहीं करती है, यानी कि हर एक धातु की बात करें, सभी का रिएक्ट करने का तरीका कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे एक बात बताओ, एक ही क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं? मान लो कि भैया एक क्लास में अगर 60 बच्चा बैठा है, ठीक है, तो क्या सभी समान रूप से पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, कुछ बच्चे जो हैं भैया वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली पढ़ाई करते हैं, शानदार वाली पढ़ाई करते हैं, टॉप कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, ऐसा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से कैसे होते हैं बेटा, एवरेज होते हैं,
है ना, मतलब कि बहुत अच्छी भी नहीं बोलेंगे, बहुत बुरी भी नहीं, एवरेज। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो जब हमारी एक ही क्लास में तरह तरह के बच्चे मिल सकते हैं, सो धातु की सक्रियता के आधार पर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सभी धातुएं समान रूप से क्या करती हैं, रिएक्ट होती हैं? हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सभी धातुओं के रिएक्ट करने का तरीका कैसा होता है बेटा, काफी ज्यादा डिफरेंट, काफी ज्यादा अलग होता है। याद करिए, मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मेटल्स की, जब मैंने आपको गुणधर्म पढ़ाए थे धातुओं के, तो वहां मैंने आपको ये चीज कही थी, ये चीज बताई थी कि भाई कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं बेटा जिन्हें हम खुले में नहीं छोड़ सकते, ये रिएक्ट कर जाती हैं। याद करो कौन सी धातु बताई थी? यस, मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम के बारे में। हाँ, किसके बारे में भैया? सोडियम हो गया, सबसे पहले तो पोटेशियम आता है, सोडियम है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, जिसे हम सीसा बोलते हैं। ऐसे करके क्या होती है, कई सारी धातुएं होती हैं। अब पॉइंट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भैया जो धातुएं होती हैं वो सभी समान तरीके से रिएक्ट बेटा नहीं करती हैं, इनके रिएक्ट करने का तरीका कैसा होता है, डिफरेंट, यानी कि अलग होता है। जिसके लिए जब मैं आपको अभी चैप्टर में उस जगह पर पहुंचूंगी सक्रियता श्रेणी, तो मैं आपको प्रॉपर लिस्ट के थ्रू ये चीज बताऊंगी। बट यस, अभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपको ये बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। सो बेटा वो होती है क्या बेटा? पोटेशियम। फिर क्या होती है? तो और होती है सोडियम। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाली धातु कौन सी हो जाती है? सो भैया वो हो जाती है पोटेशियम। क्लियर? फिर उससे थोड़ा सा कम क्या हो जाएगी बेटा? सोडियम। समझे कि नहीं? खैर, ये मैंने आपको सबसे ज्यादा की बात बताई है। सबसे कम में क्या आ जाएगी? तो सबसे कम में आ जाता है जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ही आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ये सक्रियता के आधार पर कैसी होती हैं बेटा? डिफरेंट होती है, यानी कि अलग होती हैं। अब आप इन्हें चाहे खुले में रख दो, चाहे पानी के साथ रख दो, किसी के साथ भी रख दो, ये रिएक्ट नहीं करती हैं। बल्कि यही पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, तो ये आसानी से क्या कर जाएगा बेटा? रिएक्ट कर जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। बट सबसे टॉप पर तेजी से कौन करता है? सो वो करता है पोटेशियम, देन कौन करता है? सोडियम। ठीक है, और सबसे कम में क्या आ जाएगा? गोल्ड, उसके थोड़ा सा ऊपर सिल्वर। ऐसे करके ये पूरा सीक्वेंस चलता है, वो हम जानेंगे। बस अभी थोड़ी सी कहानी मैंने आपको यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन की है, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? अगर हम मेटल्स को वायु में दहन करना चाहें तो क्या होगा? तो सुनो, हमने जो एक्टिविटी की थी 3.8, इसमें आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। याद करो, मैंने एक्टिविटी करवाई है 3.8। क्या सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं? चलो एक काम करते हैं, इसे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से ही अच्छे से इसकी जांच कर लेते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना होगा हमारी एक्टिविटी 3.9। क्या पढ़ना होगा? हमारी क्रियाकलाप 3.9 को, जो हमसे पहले तो एक सावधानी बताता है कि भाई अगर इस एक्टिविटी को करने जाओ तो हम क्या करेंगे भाई? मेटल्स का यूज कर रहे हैं कुछ, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर देकर रखे हैं। मैंने आपको अभी कुछ मेटल्स के नाम बताए हैं, वो मेटल्स आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं। ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो मेटल्स देकर रखे हैं, जैसे वो एल्यूमिनियम होगा, जैसे वो कॉपर होगा, आयरन होगा, लेड होगा, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, इन्हें लेकर चलना है आपको। ठीक है ना? इन्हीं को ही लेकर आपको अब ये एक्टिविटी करनी है। तो सुनो, सबसे पहले तो आपको सावधानी बरतनी है, सावधानी रखनी है कि आप ये जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इसमें आपको अपने टीचर का सपोर्ट चाहिए होगा। भैया अपने आंखों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए आपको चश्मे का प्रयोग करना होगा, ताकि आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसको करने से आपकी आंखें बर्न ना हो जाएं, जल ना जाएं, डैमेज ना हो, खराब ना हो जाए। समझ पाए कि नहीं? क्योंकि क्लास 10th में भाई हमने जो फिजिक्स पढ़ी है उसमें मैंने आपको बताया कि हमारी आंखें कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं।
याद करो, ह्यूमन आई वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया कि हमारी आंखें कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है भाई, जो हमें इसको बड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना होता है अपनी आंखों के लिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि मेटल्स कुछ इतना तेजी से रिएक्ट करते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट दूर से करना होता है, तो अपनी आंखों का ध्यान रखो, चश्मा यूज करो, ठीक है। अब आपको एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन करना है। तो वो धातु कौन सी है जो आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी। आपको वो धातु को क्या करना है, कलेक्ट करना है। और धातु को कलेक्ट करना है, एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़ना है और ज्वाला पर उसका क्या करना है, दहन करना है, उसको जलाने का प्रयत्न करना है। अन्य धातुओं के साथ भी सेम यही प्रोसेस आपको दोहरानी है, इसको रिपीट करना है। और आपसे क्या बोल रहे हैं, इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए और उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडे को होने के लिए छोड़ दीजिए। अब जब आप ये पूरा कर लेते हो, क्या क्या करने को बोल रहे हैं, कुछ मेटल्स इन्होंने दिए, जैसे एल्यूमिनियम दे दिया, जिंक दे दिया, आयरन दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, सोडियम दे दिया, और भी कुछ थे, मेरे को जितना पता है अभी उसके अकॉर्डिंग बता दो, क्लिक जितना हो रहा है कि हाँ इतने तो थे, उसमें थे ही। तो जो जो उन्होंने हमें क्या दिए थे, एलिमेंट्स, तत्व, यानी कि कुछ मेटल्स जो दिए थे, उनमें हमसे बोल रहे हैं कि उन्हें एकत्रित कीजिए और किसी धातु को चिमटे से पकड़िए, डायरेक्ट ना पकड़ के चिमटे से केयरफुली हमें करना है, और फिर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए, है ना। और उन धातुओं के, बाकी सभी धातुओं के साथ भी आपको प्रोसेस दोहरानी है, और फिर इससे उत्पन्न पदार्थ को फिर एकत्रित करना, जो भी इससे पदार्थ उत्पन्न हो उसे कलेक्ट कर लीजिए, और उत्पाद तथा धातु की सतह को, सरफेस को, जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी मतलब वो जो उत्पाद है और जो सरफेस है मेटल की, उसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि वो तो गर्म होगा अभी। अब एक क्वेश्चन है कि किस धातु का दहन आसानी से होता है। क्या लगता है आपको, इतनी सारे जो हैं, जैसे एल्यूमिनियम है भैया, कॉपर है, जैसे आयरन है, कहा था ना, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम है, तो मैंने आपको क्या बताया कि किस धातु का दहन आसानी से होगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर जाएगी। और सबसे ज्यादा रिएक्ट इनमें से कौन कर सकती है भैया, वो कर सकती है सोडियम। तो हम भी क्या बोलेंगे भैया कि वो धातु कौन सी है, ऑब्वियसली वो सोडियम ही है, क्योंकि वो क्या कर जाएगी बेटा, रिएक्ट कर जाएगी। तो किस धातु का दहन आसानी से होता है, ऑब्वियसली सोडियम इसका टॉप आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका एसएस ले लेंगे बेटा। अब जब हमने देखा कि भाई धातु जो है, मतलब सोडियम मेटल जो है, वो क्या करेगा, तेजी से रिएक्ट करेगा, तो एक और क्वेश्चन, जब धातु का दहन हो रहा था तो उसकी ज्वाला का रंग हमें क्या प्रोवाइड हुआ, जब वो जल रही थी तो उसने कौन सा रंग हमें प्रदान किया। पहले तो मैं आपको सोडियम को लेकर एक बात बताना चाहती हूँ बेटा। सोडियम एक ऐसा मेटल, सोडियम एक ऐसी धातु जिसे हम खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। इससे भी ज्यादा रिएक्ट करता है पोटेशियम, मतलब दोनों ही रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में इसके भी टॉप पर पोटेशियम है। उसे नहीं लेना है, जो हमें मेटल देकर रखे उसको लेकर ही हम एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा भाई सोडियम इतना ज्यादा हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये पानी के साथ, एयर के साथ कांटेक्ट में आके रिएक्ट कर जाता है, तभी इसे खुले में नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि इसे केरोसिन ऑयल में सोडियम पोटेशियम को डुबोकर रखा जाता है। क्लियर। ऐसा हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ नहीं करना होता है, जो टॉप हमारी मेटल है उन्हीं के साथ ये करना होता है। तो जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था भैया, ध्यान से सुनेंगे, सिल्वर व्हाइट था, ठीक है ना। कौन सा कलर दिया था, अच्छा एक मिनट, सरफेस अगर बोलेंगे तो सिल्वर व्हाइट, इसको तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, येलो कलर बोलोगे भैया। जिस पेन से मैं लिख रही हूँ, आई मीन जिस स्टाइलस से लिखते समय मैंने अभी कलर का यूज किया, यस, पीला कलर उसने हमें प्रदान किया। और दहन के पश्चात धातु की सतह, मेटल का सरफेस हमें कैसा प्राप्त हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमें सिल्वर व्हाइट मिला, ठीक है ना। कौन सा मिला, सिल्वर व्हाइट हमें जो है ये प्रोवाइड हुआ, ये प्रदान हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमें यहाँ पर इसे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ठीक है, हम इसे घटते क्रम में लेकर चले जाते हैं।
है ना, यानी कि हम इसे किस में लेकर चले जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं। और एक लास्ट है, क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? तो चलो भाई ये भी हम जान लेंगे कि इनके उत्पाद जल में घुलनशील है भी या फिर नहीं है बेटा। अच्छा, घटते क्रम में हम कैसे लेकर जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें यहाँ पर जितनी भी मेटल्स, जितनी भी धातुएं दी गई हैं, उनको पहले तो उन तक पहुंचना होगा। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, घटते क्रम में मैं वहां लेकर चलती हूँ, फिर वहां से हम उसे लेकर चलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो देखो ये है हमारे पास वो पूरे के पूरे मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होती है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ऐसे करके हम चलेंगे, है ना। तो सुनो, हमने लिया इन सबको लेकर, सोडियम हो जाएगा हमारा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, फिर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, फिर क्या हो जाएगा, जिंक। क्लियर, जिंक हो जाएगा। तो ये 1, ये 2 कर दिया, सोडियम एल्यूमिनियम, सॉरी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, थर्ड, फिर हमारा जिंक क्या हो जाएगा, 4, फिर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, आयरन हमारा क्या हो जाएगा, फिर 5th हो जाएगा, देन हमारा लेड होगा, और सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा, कॉपर होगा। समझे कि नहीं? तो जो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स दिए थे उसके आधार पर हमने जान लिया इसे घटते क्रम में कि ये कैसे जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, सेक्शन में लिख देना कि ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी यानी लेड और हमारा कॉपर होगा। ठीक है, चलो अब बात आती है क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है। तो वाटर सॉल्युबल अगर बोलेंगे तो वो कौन से होंगे, जल में घुलनशील केवल सोडियम ही होगा। समझे कि नहीं? केवल क्या होगा बेटा, ये सोडियम ही होगा। ठीक है, दैट्स इट, यही कहानी थी जो बस मुझे आपको बतानी थी और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जल्दी से इसे क्या करेंगे बेटा, आप लोग नोट डाउन करेंगे। नाउ अब मैं आगे आ रही हूँ। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। अब हम इसे अपनी कहानी के फॉर्मेट में समझेंगे। कैसे समझेंगे तो सुनो, हमने देखा कि जितनी भी धातुएं है ना बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाने का काम करती हैं। हमने क्या देखा कि जब धातु की रिएक्शन ऑक्सीजन में होती है, भैया धातु का जब वायु में दहन किया जाएगा तो क्या होगा, तो हमने जान लिया कि अगर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो वो मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड हमें प्रदान करने का क्या करेगी, काम। लेकिन सभी धातुएं समान रूप से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। रीजन क्या है, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। सभी धातुओं के रिएक्ट करने का तरीका अलग है और उसी के आधार पर ही वो क्या करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड देती है, जैसे हम जानते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर को, किसको बेटा, कॉपर को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है भैया, गर्म किया जाता है। सो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और काले रंग का हमें कॉपर ऑक्साइड बनाने का, मतलब कॉपर ऑक्साइड प्रदान करेगा, जिसकी अभिक्रिया ये रही आप सभी के सामने कि अगर कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, याद कीजिए। कहाँ याद करोगे भाई, क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर इक्वेशन बैलेंस करना मैम ने आपको सिखाया है। मैम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि भाई इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम को लेते हैं, सो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करने का काम करेगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, चलो देखो भाई, पहले तो मैं इसको बैलेंस करना बता दूं। कॉपर के 2 एटम है यहाँ पर भी 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम, अगेन यहाँ पर भी क्या है भैया, 2 एटम, आगे 2 लगा, इसका मतलब ये सब के लिए होगा। अब हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। सेम ये चीज एल्यूमिनियम के 4 एटम यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 2 आगे ऑलरेडी है, तो 3 2 6, ऑब्वियसली यहाँ पर भी इसके कितने एटम होंगे, 6 एटम। यानी ये इक्वेशन सिंपली हमारी बैलेंस्ड तो है ही। तो हमें एक चीज पता चली कि अगर धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो फिर ये धातु ऑक्साइड प्रदान करने का काम करेगी।
अब ध्यान से सुनो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। भाई HCl का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, हाँ सुना है कि नहीं सुना, जल्दी बताओ। देखो भाई, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो HCl होता है, HCl समझते हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात चल रही है। सो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है, हम जानते हैं कि भाई धातु ऑक्साइड की प्रकृति, इसका नेचर कैसा होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ ऑक्साइड, जैसे क्या बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कुछ ऐसी भी क्या होती हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो हमने देखा भाई कि वैसे तो ये क्या है, क्षारीय है, लेकिन बात करते हैं कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसोफिलिक, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अम्लीय और क्षारीय दोनों ही तरह की प्रकृति हमें प्रदान करती है। अब बात ध्यान से सुनना, आपने कभी सुना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड जैसा भी कुछ होता है? जी हाँ, सुना होगा। कहाँ सुना होगा भाई? क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन में कभी तो जिक्र किया होगा भाई, वहां पे तो बहुत कुछ पढ़ाया था, है ना। बट बाय चांस अगर वहां नहीं पढ़ा हो तो अब सुन लो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, क्या बोला है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण यानी कि सॉल्ट तथा जल प्रदान करते हैं, उसी को ही हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है तो चलो वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी, पर आपको ऊपर की कहानी समझ में आई कि हमने क्या देखा कि भाई धातु ऑक्साइड की प्रकृति जनरली कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, इनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों ही तरह की होती है। चलो जानते हैं कैसे। जैसे हमने क्या देखा, Al2O3 की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो इसने हमें 2AlCl3 प्रदान किया और यहाँ से H2O वाटर भी प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमने क्या देखा, ये तो एक एसिड्स के साथ रिएक्शन हुई। अब वहीं अगर हम क्या देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम Al2O3 की रिएक्शन कराते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा और H2O यानी कि पानी इससे भी क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हमने एसिड से रिएक्शन, अम्ल से और क्षार दोनों से ही रिएक्शन करा के इसकी कहानी को जान लिया। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलो भाई, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, बिल्कुल है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार भी प्रदान करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली चीज कि अधिकांश धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, वाटर में, अच्छा घुलनशील नहीं, सॉरी अघुलनशील लिखा है वो, है ना। जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं बेटा, क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करने का क्या करते हैं, काम। क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ये बिल्कुल टॉप पर आते हैं, पोटेशियम सोडियम दोनों। तो हमने जाना कि ये क्या करेंगे, जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे, क्षार प्रदान करेंगे। मैम कैसे करेंगे? आपको पता है अगर बाई चांस ये हमसे एग्जाम में पूछ लिया या बाई चांस हमें ये एग्जाम में लिखने के लिए ही आ गया तो यस, हम इसे वहां पर बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। हम बता सकते हैं कि सोडियम Na2O की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, H2O वाटर से कराते, तो ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करेगा। वहीं अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O वाटर से कराते हैं तो ये हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करेगा। ये पूरी प्रोसेस हमें बताती है कि सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल है कि ये पानी में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार। ओके चलिए भाई, तो उम्मीद तो पूरी है कि आपको समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। चलो ये पढ़ने के पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हमने ये पूरी कहानी को जान लिया है कि कब क्या क्या हो रहा है। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड मिलेगा,
कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी, कॉपर ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से होगी तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। समझ रहे हो, इसी की तो रिएक्शन अभी हमने यहाँ इससे करवाई है, HCl से कराई, और हमने किससे कराई भैया, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी पढ़ लिया। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। बिल्कुल सही कहा है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि सभी की सक्रियता कैसी होती है बेटा, रिएक्टिविटी सभी की कैसी होती है, डिफरेंट होती है। सभी की सक्रियता रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, इसीलिए ये सभी समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। सबसे ज्यादा जो है अभिक्रियाशील धातुएं अलग होंगी और सबसे कम वाली कैसी होंगी, अलग होंगी। ठीक है ना। अब जैसे सिल्वर या गोल्ड होता है, आपको क्या लग रहा है ये पानी के साथ या एयर वायु के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीजन के साथ आकर रिएक्ट कर जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर जाएंगे। तभी तो सक्रियता श्रेणी में ये बिल्कुल नीचे और ये बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा ना सक्रियता श्रेणी में, बहुत सारी चीजें समझने लायक, वो हम वहां पर जानेंगे। अभी जिसकी आवश्यकता थी केवल वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ये आग ही पकड़ लेती हैं। बिल्कुल सही कहा है। देखो जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है कि ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, पारा, मरकरी को छोड़कर। समझ रहे, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एक धातु होती है। इसी के साथ एक और मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी मेटल्स को लेकर, धातुओं को लेकर, कि धातुओं में एक और प्रॉपर्टी, एक और गुणधर्म होता है कि ये कैसी होती हैं बेटा, तो ये होती हैं क्या, सॉफ्ट नेचर की नहीं बल्कि कठोर। धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। ठोस में एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु जो कि है पारा, और वहीं कठोर में मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगी, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनको बताऊंगी। समझ रहे हो, तो जिनमें से सोडियम, पोटेशियम, इनके बारे में अगर हम बात करें, सो कुछ धातुएं इतना तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में क्या करके रखा जाता है बेटा, डुबो कर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली सी परत चढ़ जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि भैया एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें या सामान्य ताप की बात करेंगे बेटा, सो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, लेड बोले तो सीसा, ये भी क्या है, एक मेटल है। ठीक है ना। सो आदि जैसी धातुओं की सतह यानी उसकी सरफेस पर ऑक्साइड की पतली सी परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण जलाते हैं या डालते हैं तो वो तेजी से जलने भी लगता है। बिल्कुल सही कहा है। और कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और किसी तरीके का ऐसा विशेष कोई रंग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे आते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में बिल्कुल कहाँ आते हैं, नीचे। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये किसके आधार पर, जो भी हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है, जी हाँ, और ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। बिल्कुल है, सोडियम ज्यादा था, मैग्नीशियम इससे कैसा था बेटा, कम था। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने पर से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बोला है, हम ये चीज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या ये सब अच्छे से समझ में आया, हाँ या ना? देखो भाई, तो सबको समझ में आ गया होगा। एंड फाइनली हमारा ये सेक्शन डन हो गया।
इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें इसके आगे की कहानी को हम वहां जाकर उसमें डिस्कस करेंगे। समझ पाए कि नहीं? सो उम्मीद तो पूरी है कि आपको ये एक्टिविटी वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज और पढ़ते हुए चलेंगे हम कि भैया एनोडीकरण क्या होता है। चलो एनोडीकरण के बारे में जानते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को ही हम एनोडीकरण कहते हैं। क्या मैम इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। पूछ लेते हैं कई बार कि एनोडीकरण को समझाइए, तो आप कैसे समझाओगे? एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया है। और वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। तो एनोडीकरण क्या होता है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की पतली सी परत बनाने की प्रोसेस को ही हम एनोडीकरण कहते हैं। ये कहानी डन। अब जैसे ही एयर के कांटेक्ट में कौन आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसके कांटेक्ट में आया? थोड़ा सा एयर के कांटेक्ट में, तो ऑक्साइड की पतली परत का फिर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली फॉर्मेशन, निर्माण। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जो है वो इसे संक्षारण से बचाने का काम करेगी। इस परत को मोटा करके हम इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर टनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जो डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ विद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक फिर मोटी परत बना देगी और एक ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु को बनाया जा सकता है। ठीक है ना? सो थोड़ी सी कहानी थी जो हमें इसके बारे में जानना था। ये भी आपके एनसीईआरटी का पार्ट थी, तो मैंने सोचा भाई लगे हाथ ये भी बता दो। बट हाँ, यहाँ तक, इसके पहले तक ये जो पूरी कहानी थी वो सब हमने एक्टिविटी और उससे थोड़ा सा हटके भी एडिशनली भी कुछ चीज़ों को जाना। सो उम्मीद तो पूरी है कि यहाँ मैंने सारी चीज़ें स्टोर करा दी होंगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसका एक और पार्ट आएगा जहाँ पर हम बची हुई कहानी को पूरा विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। आज जो इतनी देर तक सक्रियता श्रेणी मैंने बोला है वो फाइनली आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें पूरा अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। एंड अगेन उससे और अभी जो एक्टिविटी की है इससे दोनों से रिलेटेड भी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे वहीं पर ही। बाकी वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा। अच्छा, जाने के पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप मेरी क्लासेस यूट्यूब पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये भी मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म से जहां आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं। जो पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ा चुकी हूँ, सभी के नोट्स की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप ई नोट्स ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये हैं हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर। सो मिलेंगे हम हमारे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।